अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 36 स्टार्ट हो गया जी हमारा। 3 क्वेश्चंस कर लिए थे हमने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी कर लिए थे। नहीं, 6 नहीं किया, 7 और 8 किया था। 8 रहता है, 8 भी कर लेते हैं। करवाया था मैंने। ओके जी, 11 ही करते हैं स्टार्ट फिर। भाई अब टाइम आगे हो जाओ यार, क्या मुसीबत है यार, टाइम से आया करो भाई। टेस्ट ये एक्सक्यूज़ तो नहीं है ना यार, क्लास सारी डिस्टर्ब होती है। कोने वालों ने कोने पे ही बैठना होता है, आगे हो नहीं सकते हैं। लेट आने वाले फिर टाइम से आ जाया करें यार। अच्छा जी, रिकॉर्ड अबव ट्रांजैक्शन अबव इंफॉर्मेशन इन रेलेवेंट अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013 एंड क्लोज द अकाउंट्स। ठीक है जी, और मैंने साथ कहा था ऑल्सो प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। सवाल शुरू करते हैं। फॉलोइंग इन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस। एक्सट्रैक्ट का मतलब पूरा ट्रायल नहीं है, क्योंकि आपको पता है बचपन में आपने पढ़ा हुआ है पूरे ट्रायल बैलेंस की डेबिट क्रेडिट साइड बराबर होती है, सारे डेबिट क्रेडिट उसके अंदर आते हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ रेलेवेंट एक्सपेंसेस कुछ दिए गए हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, मैं अपनी तसल्ली तो कर लूँ, बाकी आप लोग खामोश हो जाएंगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी आवाज़। ओके जी, कुछ एक्सट्रैक्ट मतलब कुछ फिगर्स, रेलेवेंट फिगर्स दी हुई हैं। सही है आवाज़ अब जी। और ट्रायल बैलेंस के अंदर फ़िलहाल तक पेड की फिगर्स ही होती हैं, क्योंकि दूसरी किस्म का ट्रायल तो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया ही नहीं। ठीक है, अब तरतीब से चलते हैं। स्टेशनरी के साथ अगर इनको पॉइंट्स को 1 2 3 कर लेते हैं। ये 1 आसानी हो जाएगी ज़रा बोलने में, 2 3 4 और 5, 6 भी है। ठीक है जी। पॉइंट 1 रिलेट कर रहा है स्टेशनरी के साथ। 2 में रेंट की कहानी है, 3 में रेट्स की कहानी है, 4 में फ्यूल है, इसी के अंदर ही आना है। लाइट तरतीब से बना हुआ सवाल था। इंश्योरेंस की एडजस्टमेंट है 5 में, और वेजेस एंड सैलरीज 6। सबसे पहले है स्टेशनरी। स्टेशनरी की नेचर देखें। स्टेशनरी या तो ऊपर लिखा होता है ये स्टेशनरी शॉप है, ठीक है ना, और स्टेशनरी शॉप के लिए वो स्टेशनरी इन्वेंट्री बनती और वो स्टेशनरी बिक कर कॉस्ट ऑफ सेल बनती। ठीक है, जो गुड्स होती है ना, गुड्स है मिसाल के तौर पे, ये गुड्स आपने फॉर सेलिंग पर्पस अगर ली हैं, फॉर सेलिंग पर्पस अगर आपने ली हैं, तो जो सोल्ड होती हैं, जो बिक जाती हैं चीज़ें, उनको आप कॉस्ट ऑफ सेल्स का हिस्सा बना लेते हो। ऐसे ही है कॉस्ट ऑफ सेल्स। और जो बच जाती हैं अनसोल्ड, वो आपका स्टॉक है, इन्वेंट्री या स्टॉक। ठीक है, कभी कभी चीज़ें आप ज़रूरी नहीं है बेचने के लिए ख़रीदें, कभी कभी आप गुड्स ख़रीदते हैं फॉर यूज़ इन बिजनेस। जैसे कोई दफ्तर अगर है तो उस दफ्तर की मिसाल के तौर पे वो बिज़नेस जो है, बिज़नेस है मार्कर्स बना के बेचने का, लेकिन उन्होंने अपने दफ्तर के अंदर स्टेशनरी इस्तेमाल तो करनी है ना। दफ्तर के अंदर, हेड ऑफिस के अंदर कोई कागज़, कोई पेंसिल, कोई प्रिंटर, कोई इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो जो दफ्तर के अंदर वो स्टेशनरी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो स्टेशनरी बाज़ार से वो बेचने के लिए ख़रीदेंगे? कारोबार क्या है, चलो अब ये स्टेशनरी जैसा है जी, एसी बनाने वाली कंपनी, ये जो है वो हायर वाले हैं जी, ठीक है, गरी वाले हैं जी, कोई जी कंपनी है बनाती एसी है, लेकिन उनके हेड ऑफिस के अंदर स्टेशनरी यूज़ हो रही है या नहीं हो रही है?
तो वो जो स्टेशनरी खरीदेंगे क्या वो सेलिंग पर्पस के लिए खरीदेंगे? तो अपने यूज़ के लिए भी खरीद सकते हैं। अब जब यूज़ के लिए कोई गुड्स ली जाती हैं तो या तो वो यूज़ होती हैं या वो अनयूज्ड होती हैं। अगर वो गुड्स यूज्ड हैं, यूज़ हो गई हैं, तो वो क्या बन जाती हैं? एक्सपेंस। क्या बन जाती हैं जी? एक्सपेंस, यानी कंज्यूम्ड, कंज्यूम हो जाती है ना। और ये भी क्या बना था? ये सोल्ड वाला भी काम क्या हुआ था? जो हमने चीज़ें खरीदी थी बेचने के लिए वो भी एक्सपेंस बनती हैं, लेकिन इस एक्सपेंस का नाम हम रखा करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, और ये सेल में से लेस होता है और जीपी आ जाता है, और जो बिकने से रह जाएं उनको हम इन्वेंट्री में रखते हैं और फ्यूचर में उनको बेचते हैं। लेकिन ये क्या है? हमारा करंट एसेट। ये क्या होता है? हमारा करंट एसेट। एसेट है ये हमारा। अगर कोई यूज़ के लिए गुड्स खरीदी हैं तो उनको जब यूज़ कर लेंगे, मैंने स्टेशनरी, कॉलेज वालों ने स्टेशनरी खरीदी, मार्कर थे उसके अंदर, स्टेपलर की पिनें थी उसके अंदर आप लोग जो पेपर यूज़ करते हैं, आज आपका असेसमेंट टेस्ट था, साथ हो जाया करें बेटा, फ़ौरन हुआ करें, पहले उठा के मुंह देखते हैं, वो लेट आने वाले तो आ रहे हैं। ये सारी जगह ना थोड़ी थोड़ी आगे होके बैठ जाएं ताकि सीट्स अवेलेबल हों, ताकि आने वालों को नज़र आती रहें सीट्स। सारा टेम्पो बेटा टूट जाता है फिर जी। बिजनेस के अंदर यूज़ कर, अच्छा स्टेशनरी खरीदी मैंने कहा कॉलेज वालों ने, उसमें आपके वो सफ़े भी थे, आप टीएस जो पेपर चेक करते हैं उनके बॉल पॉइंट्स भी थे, और जो दफ्तर के अंदर इस्तेमाल हो रहा है कागज़ वो भी है, प्रिंटर के अंदर बहुत सारी स्टेशनरी के आइटम्स खरीदे। लेट्स से 1000 रुपये की स्टेशनरी इन्होंने खरीदी, पूरे सेशन के अंदर 700 की स्टेशनरी इस्तेमाल कर ली इन्होंने, 300 की अभी भी पड़ी है। तो 700 रुपये की स्टेशनरी, इंसान बन जाओ यार, 700 रुपये की स्टेशनरी कंज्यूम हो गई, तो वो क्या है? एक्सपेंस। अब वो एक्सपेंस क्या सेल होकर कॉस्ट ऑफ सेल बना रहे हैं हम? नहीं, वो यूज़ करके कंजम्पशन बना रहे हैं। यानी अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन रहा हो जो बचपन में आपने बनाया था, तो उसमें सेल्स में से लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स और आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें से आप लेस करते हैं फिर बचपन वाली, अगर अकाउंटिंग इनकम स्टेटमेंट आपके सामने रखूं, लेस आप करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है जी, तो उन एक्सपेंसेस के अंदर और बहुत सारे एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ें आपने बेच दी दौरान साल वो कॉस्ट ऑफ सेल बन गई, वो भी एक्सपेंस है लेकिन जीपी से ऊपर आता है। और जो चीज़ें आपने इस्तेमाल के लिए ली थी और वो इस्तेमाल कर ली तो वो भी एक्सपेंस आउट हो गई, लेकिन उनका नाम क्या होगा? जैसे मैंने ये बात की स्टेशनरी की, तो स्टेशनरी कंज्यूम्ड, इसको सिर्फ स्टेशनरी एक्सपेंस भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन जो बच गई अनयूज्ड वो क्या? लाइबिलिटी बन जाएगी भाई साहब। वो स्टेशनरी अगले पीरियड में इस्तेमाल होकर आपको फ़ायदा देगी, तो वो भी इन्वेंट्री ही है। वो बस इन्वेंट्री फॉर सेलिंग पर्पज़ आपने नहीं रखी हुई, वो इन्वेंट्री आपने फॉर यूज़ रखी हुई है, तो है तो वो भी इन्वेंट्री। अब एसेट, इसको आपने किसी और एक्सपेंस की तरह से समझ लेना है। ठीक है, जैसे मैं रेंट की बात करूं, रेंट अगर मैंने प्री पे कर दिया है, रेंट अगर मैंने प्री पे कर दिया है, तो रेंट एक्सपेंस का जो लेजर बनता है वो कैसे बनता है? मैं कहता हूं जी, मिसाल के तौर पे पिछले साल के स्टार्ट में मैंने 5 रुपये का रेंट प्री पे किया था एंड पे, वो इस साल के स्टार्ट में प्री पेमेंट थी। ठीक है, इस साल मैंने मजीद रेंट पे किया 12 रुपये का। ठीक है, और इस साल में प्री पेमेंट लेट्स से 7 रुपये की है, तो बाकी कितना बचता है? बोलें। तो रेंट एक्सपेंस कितना चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में? ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली फिगर निकल आई। अब ये रेंट एक्सपेंस में क्लोजिंग एसिड है, क्या मतलब? ये ऐसा खर्चा किया है, ऐसी कॉस्ट इनकर की है जिससे अभी फायदा नहीं उठाया, फ्यूचर में उठाएंगे। ठीक है, अब ऐसे ही आप स्टेशनरी का एक्सपेंस का लेजर बना लें, है तो वो स्टॉक की तरह से ज़्यादा, लेकिन चूंकि ये यूज़ के लिए है, कंज्यूमेबल है, कंज्यूमेबल आइटम्स को हम इस तरह से ही लेकर चलते हैं, वो स्टोर का आइटम हो जाए जो आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में शायद पढ़ा हो इंट्रो के अंदर, तो उनको हम इस तरह से एक्सपेंस के लेजर की तरह से बना लेते हैं। इसका नाम मैं रख देता हूँ स्टेशनरी एक्सपेंस का लेजर। ठीक है, एक्सपेंस लिखा हुआ है। मैंने पीरियड के स्टार्ट के अंदर 15 रुपये की मेरे पास स्टेशनरी पड़ी थी, मैंने इस पीरियड के अंदर मजीद 100 रुपये की स्टेशनरी खरीदी, 1000 की खरीदी थी, चलो 100 की स्टेशनरी खरीद ली। ठीक है, क्लोजिंग डेट पर मैंने चेक किया, मेरे पास अभी भी 25 रुपये की स्टेशनरी पड़ी है।
तो इस पीरियड के अंदर स्टेशनरी एक्सपेंस कितना आएगा जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है, ये बैलेंसिंग फिगर कितनी 90। तो ये किसी और एक्सपेंस जैसा ही लेजर बन गया। लेकिन बात वैसे ही है, ये भी तो एसेट था, करंट एसेट में आना है, ये भी एसेट है, करंट एसेट में आना है, ठीक है। इसके अगेंस्ट फ्यूचर में हम बिल्डिंग इस्तेमाल करेंगे, ये हमारे पास राइट टू रिसीव सर्विस इन फ्यूचर है। इसके अगेंस्ट फ्यूचर में क्या फायदा आएगा, ये इस्तेमाल करेंगे हम अपने बिजनेस के अंदर, यूज करेंगे, इन्वेंट्री खरीदनी नहीं पड़ेगी, पड़ी हुई है, ठीक है। और ये वाला जो स्टॉक होता है ये फॉर सेलिंग पर्पज है, तो ये भी अगर इसका भी इन्वेंट्री का लेजर बनाएं आप, जो कि इंशाल्लाह हम बनाएंगे आगे जाकर, आपने परपेचुअल सिस्टम में ये बनाना सीखा होगा इन्वेंट्री का लेजर। तो इसके अंदर क्या आया करता था जी, ओपनिंग, लेट्स से जी हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ था 25 रुपये, हमने इस पीरियड के अंदर मजीद स्टॉक खरीदा, चीज़ें गुड्स खरीदी फॉर सेलिंग पर्पज 500 रुपये की। पीरियड के एंड पे हमारे पास अभी भी 35 रुपये का स्टॉक पड़ा है, तो बाकी फिर इसका मतलब सेल हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल, ऐसे लिख लूँ ज़रा, कॉस्ट ऑफ सेल। अब ये भी क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जा रहा है, ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है जी, बोलें 490। डन, समझ आई। तो हर लेजर ऐसा ही है, ये देखो इसमें से ये पीएनएल में जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट, स्टेशनरी एक्सपेंस पीएनएल में, एक्सपेंस जो हो गया कंज्यूम की फिगर पीएनएल में जाएगी, क्लोजिंग एसेट। रेंट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस ये जाएगा, क्लोजिंग प्री पेमेंट है, ठीक है, सही है। इसी के अंदर मिसाल के तौर पे मैं कहता जी कि मेरी एक स्टेशनरी का अभी बिल पे नहीं हुआ, पेएबल है, वो भी इसी में डाल सकते हैं अगर आप इकट्ठा भी करना चाहें तो, ठीक है ना। आप कहते जी एक स्टेशनरी का बिल है, पेएबल है, अभी पे नहीं किया, तो यहाँ पे कैश पड़ा हुआ है ना, पेएबल क्लोजिंग इस तरफ लिख दो, तो एक एक्सपेंस और सही हो जाएगा। खैर ये तो अभी जब आएगा तो तब देखेंगे, लेकिन ये मैंने आया क्या चीज़, स्टेशनरी एक्सपेंस को ज़रा समझाने के लिए मैंने गपशप लगा ली, क्योंकि ये स्टेशनरी एक्सपेंस जो है ना, ये एक बार स्टेशनरी के नाम से आया है, इसी को हम ऑफिस सप्लाईज भी कहते हैं, इसी को एक आधा और नाम भी इसका रखा जाता है, ठीक है। और ये एडजस्टमेंट आपको आगे जाके कई दफ़ा मिलेगी कैश फ्लो के सवालों में, एनपीओ के सवालों में, तो वहाँ जाके फिर मुझे तंग नहीं करना कि स्टेशनरी का या ऑफिस सप्लाईज का स्टॉक पड़ा है, तो आपको सर ये स्टॉक कैसे हो सकता है, ये ऐसे स्टॉक हो सकता है, यूज़ के लिए हमने उसको लिया था, अभी यूज़ नहीं किया, तो जो इस साल यूज़ हो गई वो एक्सपेंस में, जो नहीं यूज़ हुई स्टेशनरी वो एसेट है, अगले साल यूज़ करेंगे, बेचने के लिए नहीं रखी हुई, यूज़ करने के लिए रखी हुई है, ठीक है। और जो चीज़ बेच दें वो भी बनती एक्सपेंस है, उसका नाम कॉस्ट ऑफ सेल है, ये हमने यूज़ की तो इसका नाम भी एक्सपेंस है, लेकिन नाम स्टेशनरी एक्सपेंस हो गया, ठीक है। आइडियल सिनेरियो क्या होता, 100 की स्टेशनरी लेता, 100 ही खर्चा हो जाता। ये वो एंट्री है जो बचपन में इंट्रो में आपने सीखी थी, खैर वैसे तो एक रूल भी आप पढ़ के आए हैं बाय द वे। तो स्टेशनरी 100 की खरीदी, 100 की खर्चा हो गया, तो आप सीधी वो एंट्री कर लेते थे, स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। तो ये मैंने स्टेशनरी समझाई है, अब सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है जी बेटा। वो फिर बेटा इंट्रो का कसूर है, अब फिर जब मैं इन्वेंट्री का टॉपिक पढ़ाऊंगा, रिवाइज करवाऊंगा, फिर वहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है। फिलहाल इसको छोड़ दें आप, ये समझ आ रहे हैं, एक्रूवल यहाँ पे है, बस एक्रूवल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, बाकी फिर मेरी मजबूरी है, मैं परपेचुअल सिस्टम पढ़ाऊंगा तो इन्वेंट्री का लेजर बनवाऊंगा, वहाँ पे फिर इंशाल्लाह आपको ये भी उम्मीद है याद आ जाएगा जिन्होंने पढ़ा हुआ है, और इन्होंने नहीं पढ़ा हुआ इतना गुजारा उनका भी हो जाएगा कि वो ये लेजर भी बनाने लग जाएं, ये एंट्री भी करने लग जाएं। एक दो सवाल मैं आपको करवाऊंगा, इन्वेंट्री से रिलेटेड बातें हमने करनी है, मेरी मजबूरी है, क्योंकि पता नहीं कोई कहीं से पढ़ के आया, कोई नहीं पढ़ के आया, और कोई कैसा पढ़ के आया, कोई पढ़ के अच्छा आया लेकिन भूल गया। अब सबको बराबर करना है तो इन्वेंट्री पढ़ेंगे, इसलिए इसको छोड़ें। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था, असल में सेलिंग पर्पज के लिए चीज़ खरीदें तो वो अनसोल्ड यानी अनबिक्ड जो होगी वो स्टॉक, और अगर यूज़ के लिए कोई चीज़ खरीदें, गुड्स हैं, बिजली का बिल नहीं था, कोई हमने जो है वो रेंट नहीं एडवांस दिया, कोई इंश्योरेंस नहीं दी, बल्कि उल्टा चीज़ें ले आए, लेकिन चीज़ें लेके आए हैं यूज़ के लिए, तो ये उसको मैं समझाने के लिए बात कर रहा था, ठीक है ना, कि हमने चीज़ें ली हैं सेलिंग पर्पज के लिए नहीं बल्कि यूज़ के लिए, तो जो अनयूज्ड हैं, अनइस्तेमाल्ड हैं, वो क्या है, स्टॉक, और जो इस्तेमाल हो गई कंज्यूम एक्सपेंस, ठीक है ना। बाकी ये इंशाल्लाह आएगा एक आधा लेक्चर, 1 या 1.5 लेक्चर कम से कम, या जितना जितना ज़रूरत पड़ता रहे, आधा घंटा पौना घंटा, बार बार कभी एंट्रीज करवा दूंगा, लेजर बनवा दूंगा, कभी उसको एनआरबी की कैलकुलेशन समझा रहा हूँ, तो इन्वेंट्री के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। इसकी एंट्री सिखाऊंगा, ये एंट्री की है ये सिखाऊंगा डाटा से, ये एंट्री यहाँ पे लिख दी है ये सिखाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है, ओके डन। ये समझ आ रहा है, स्टेशनरी एक्सपेंस कितना आएगा, 90 रुपए का, बोलो। और बैलेंस शीट के अंदर
इधर बैलेंस शीट बना देता हूँ मैं आपको। बैलेंस शीट के अंदर करंट एसेट्स के अंदर स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी स्टॉक, इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी, कुछ भी लिखा हो, स्टेशनरी स्टॉक कितना 25, ये मेरी एग्जांपल के मुताबिक ये 25 आ गया। तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा यहाँ पर मैं अभी ये रेंट एक्सपेंस के लिए लिख रहा था, मैं एक्सटेक्स बना रहा था ना, आज मैं बनाऊंगा ये इस सारे सवाल के एक्सटेक्स बनाने हैं। रेंट एक्सपेंस 10 रुपए का और प्री पेड रेंट कितना जी 7 रुपए का, तो ये बिल्कुल सेम नहीं है। अब कभी पर्चे के अंदर सवालों में आगे चलकर आपको ये लफ्ज़ लिखा नजर आए स्टेशनरी या ऑफिस सप्लाईज, ठीक है, तो ये इसी तरह की एक जैसी ही चीज़ें, ठीक है। एक सवाल में एनपीओ के टॉपिक में देखेंगे क्रॉकरी का स्टॉक आएगा, वो एक क्लब होगा, अब उसके लिए क्रॉकरी क्या है, जैसे कॉलेज के लिए स्टेशनरी है अपने इस्तेमाल के लिए, तो ऑफिस सप्लाईज, स्टेशनरी, क्रॉकरी, जो इस्तेमाल होने वाली कंज्यूमेबल्स जो होते हैं वो आप खरीदते जो हैं वो सारे इस्तेमाल हो जाएं तो एक्सपेंस, नहीं कुछ बच गए तो वो स्टॉक। तो इसको जस्ट लाइक एनी अदर एक्सपेंस इनको आपने ट्रीट करना है, ठीक है, ऑफिस सप्लाई स्टेशनरी को, ओके। हालांकि ऐसा होता नहीं, ये प्रीपेड एक्सपेंस है और ये स्टॉक हमारे पास पड़ा है, लेकिन है तो ये भी एसिड ये भी एसिड, ठीक है। तो कोई मसला है तो बताओ, ये रेलेवेंट बात है वैसे बाय द वे, इतनी, बाकी मैंने छुपा दी, बच्चों को मसला आ रहा है, वक्त आएगा इंशाल्लाह। यहां तक को मसला, सवाल शुरू करें फिर, चलो बेटा। इमटेरियल नहीं होगी तो स्टेशनरी का हम लेजर बना रहे हैं, स्टॉक भी है, बाकी मटेरियल नहीं भी है। अगर मटेरियल नहीं भी स्टॉक पड़ा हुआ है तो वो लिख देंगे उसको, सारा एक्सपेंस आउट नहीं करते कभी। बाकी आपकी पॉलिसी है, ये हर कंपनी की डिफरेंट पॉलिसी हो सकती है, किसी को 5,000 रुपये मटेरियलिटी लेवल अपने हिसाब से ज़्यादा लगता होगा, किसी का 5 लाख भी नहीं होगा, डिपेंड करता है मटीरियलिटी पे, ठीक है। हम मटीरियलिटी को नहीं देख रहे यहाँ पे, हम डाटा को देख रहे हैं, उसने डाटा दिया है, हम उस हिसाब से उसको लेजर बना के देंगे, ठीक है। शुरू करें, चलो जी। तो ये स्टेशनरी के ऊपर मैंने कहा था उधर बहस करनी है, इधर इसकी बजाय तफसील से बात कर लें। अब सवाल तो ऐसे ऐसे है, ठीक है। सबसे पहले क्या नजर आ रहा है, स्टेशनरी ट्रायल में है तो क्या है, पेड। देयर वॉज स्टेशनरी स्टिल इन हैंड एट 31 दिसंबर। अच्छा वैसे ना इस सवाल के अंदर कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं था, तो मैं यहां पे लिख सकता था कि यूहुरा स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 13, बड़ी जिंदगी आसान हो जानी थी, ठीक है ना, सारे ओपनिंग जीरो। वैसे सवाल में कोई थे ही नहीं, कोई ओपनिंग था कहीं पे, कोई ओपनिंग नहीं था, तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूं ना, जरा और बेहतर हो जाएगा, चलो जरा और पक्का हो जाएगा चीज़ों को, ठीक है। मैं यहाँ पे सवाल को बढ़ाता हूँ, बेहतर करता हूँ। यूरा स्टार्टेड, ये वैसे ही लिख रहा हूँ, हालांकि अगर सवाल खामोश है तो अजम्पशन यही है कि ओपनिंग जीरो है, लेकिन मैं ज़रा कह रहा हूँ छोड़ो, क्यों खामोशी रखें, मैं लिख देता हूँ ज़रा ताकि आप पक्की बात हो जाए। यूरा स्टार्टेड बिजनेस, आप ना लिखिएगा बेशक ऑन 1 जनवरी 2013, क्योंकि उसके बगैर भी सवाल की खामोशी केस में आपको बताया हुआ है कि आपने ओपनिंग खुद से नहीं अज्यूम करना होता, ठीक है। चलो जी, अब वो कहते हैं जी स्टेशनरी 15,000 की हाथों में पड़ी है और स्टेशनरी की पेमेंट हमने की है 560 की। तो पहला लेजर स्टेशनरी का, स्टेशनरी एक्सपेंस जस्ट लाइक एनी अदर एक्सपेंस, मैंने लिखा एक्सपेंस, लेकिन मैं इस लेजर में क्लोजिंग स्टॉक लिखूंगा, कोई एतराज तो नहीं है ना, सिंगल अकाउंट अप्रोच पे चल रहे हैं, इसी लेजर के अंदर एक्सपेंस भी, इसी के अंदर जो खरीदा उसकी पेमेंट भी, इसी के अंदर क्लोजिंग में एसेट या लायबिलिटी भी, सारा कुछ इसी अकाउंट में अब हम मैनेज करेंगे। अगर कोई पेबल भी आ गई ना इन्वेंट्री के, नहीं जी पे हुआ वो भी यहीं पे फेंक देंगे, वो भी ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा, सिंगल अकाउंट अप्रोच पे चलेंगे, ठीक है। तो स्टेशनरी एक्सपेंस का लेजर ओपन हो गया। स्टेप वन वी विल राइट ओपनिंग, है नहीं बल्कि मैंने लिख दिया, बिजनेस ही 1 जनवरी को स्टार्ट हो रहा है तो ओपनिंग नील होगा, ठीक है, किसी तरफ लिखने की भी जरूरत नहीं है, जीरो। स्टेप 2 वी विल रिकॉर्ड कैश। ट्रायल वाला सवाल है, आज बताऊंगा असल रूल भी, लेकिन फिलहाल तो 99% जैसा आपको सवाल आता है और जैसा आपने आज तक पढ़ा है उस्तादों से, ठीक है, नॉर्मल यही होता है। बच्चे को पहले एंड पे बताया जाता है कि यार इस तरह भी हो सकता है, लेकिन वैसे नॉर्मली, क्योंकि असल तो काम ही यही है, ट्रायल में पेड की फिगर देता है, एक्रूअल की एडजस्टमेंट आपसे करवाता है, इसलिए ज़्यादातर सवाल आपको ऐसे मिलते हैं। तो फिलहाल ट्रायल में क्या पड़ा है, पेड की फिगर, तो फिर ट्रायल वाली पेड की फिगर है। एक्सपेंस का लेजर है, कैश तो इस तरफ आएगा ना, भूल गया मैं, आपने नहीं भूलना, आपने क्या करना है, दिमाग के अंदर एक्सपेंस की एंट्री कर लेनी है कैश लिखते हुए। ये इसलिए आपको आसान लग रहा है कि अभी एक्सपेंस है,
अभी इनकम शुरू होनी है। चलो यहाँ फिर भी आसान लगेगा, ये एक्सपेंस वाले सवाल से अलग हो गए, ये इनकम वाले अलग हो गए। जब सवाल चलेंगे आगे बड़े सवाल कैश फ्लो का, एनपीओ का, उसके अंदर 3 एक्सपेंस 2 इनकम्स इकट्ठी आ रही हैं। अब उस वक्त तेजी में सवाल कर रहे हैं तो गलती के चांसेस ज़्यादा हैं या टाइम ज़ाया करोगे। तो इसलिए हमेशा एक्सपेंस एक्रूवल की एडजस्टमेंट करते हुए एक्सपेंस का लेजर जब बनाओ तो कैश लिखते हुए 1 सेकंड लगना है। दिमाग के अंदर ये एंट्री सोचनी है, एक्सपेंस की पेमेंट है तो एक्सपेंस डेबिट होता है, कैश क्रेडिट, यानी एक्सपेंस के लेजर में कैश डेबिट साइड पे। और ये हमें ट्रायल से मिल गया है, ठीक है जी। डबल एंट्री नहीं करनी, डबल एंट्री हुई पड़ी है जी। कितना 560 1000 में सवाल चल रहा है, रुपीज इन 1000 लिखना है आपने, ओके, अगर रिक्वायरमेंट लेजर है तो, ओके। अच्छा जी, अब जी ऊपर लिख दो यार या इधर लिख लो, मर्जी है, ऊपर भी लिख दो काम चलेगा, ठीक है, अगर रिक्वायरमेंट में लेजर है तो जी। स्टेप 1 ओपनिंग, कोई नहीं था। स्टेप 2 कैश, ट्रायल से मिल गया। स्टेप 3 क्लोजिंग, कैलकुलेट करना, हमने कहा नहीं कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हम बताते हैं क्या। देयर वॉज स्टेशनरी स्टिल इन हैंड एट 31 दिसंबर 13। अब 31 दिसंबर 13 पर ये स्टेशनरी स्टिल इन हैंड है का मतलब अभी इस्तेमाल नहीं हुई है, तो फिर ये एसेट है हमारा, क्लोजिंग में एसेट है, तो कैरी डाउन 15। और स्टेप 4 बैलेंसिंग फिगर जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे जी। स्टेशनरी एक्सपेंस, चलो स्टेशनरी एक्सपेंस पूरा ही लिख देता हूं मैं, वैसे दिल तो मेरा था सिर्फ एक्सपेंस लिखूं। स्टेशनरी एक्सपेंस ये बैलेंसिंग फिगर है और ये कहां जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में, 545। भाई अगर मैं यहां पे एक्सट्रैक्ट्स बनाऊं तो आपको नजर आएगा, आपको भाई एंड पे तीसरी रो वाले भाई, ओके, बाकियों को तो नजर आना ही है कि दूर हो जाएगा ये और ये, मेरे को फर्क तो नहीं है ना। अच्छा जी, आपको नहीं नजर आएगा, ओके, एक लग गया जी। पीएनएल स्टेशनरी, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट्स हैं, वरना तो पूरा पीएनएल तो सेल्स से शुरू होता है, लेस कॉस्ट ऑफ सेल, वो सारी कहानी दिमाग में बस आपको पता है। एक्सट्रैक्ट्स मैंने शुरू में बताया था IAS 16 करवाते हुए, लेकिन एक्सट्रैक्ट्स हर टॉपिक में हमने बनाने हैं। ICAP का बड़ा फेवरेट हुआ पड़ा है एक्सट्रैक्ट्स। आप कह रहे होगे IAS 16 वाले सवालों में भी आए नहीं है, वो मैंने आपको बताया, अभी अनलॉक नहीं हुए वो सवाल। 2 टॉपिक और पढ़ लें फिर इंशाल्लाह वो सवाल भी अनलॉक हो जाएंगे। आइए सुनो, तो अभी चल रहा है जी। स्टेशनरी एक्सपेंस कितना जी, ये एक्सपेंस की फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में जाया करती है, और ये क्लोजिंग एसेट या लायबिलिटी का बैलेंस होता है, ये बैलेंस शीट में ले जाते हैं। तो स्टेशनरी एक्सपेंस 545, नेगेटिव का साइन लगा दो तब भी ठीक है, एक्सपेंस लिखा हुआ है तब भी ठीक है, एक्सट्रैक्ट्स के अंदर चलेगा। ये क्लोजिंग में लायबिलिटी है या एसेट, एसेट है तो कौन सा, करंट। नॉर्मल असम्पशन यही होती है, स्टेशनरी हम अगले 2-4 महीने में सारी खत्म कर देंगे, नई भी खरीदनी पड़ती है, ठीक है। तो पता नहीं अब कितनी चलनी, कितने खर्चे हैं जी, 2 कितनी एडजस्टमेंट, 6 हैं, 2 3 4 5 6, और उसके बाद बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं। क्योंकि मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है ना, तो मैंने बैलेंस शीट नाम लिख दिया। अगर सवाल में लिखा होता स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तो वही लिखते। रिक्वायरमेंट को ध्यान से देखा करो, ठीक है। कोई नॉन करंट एसेट नॉन करंट लायबिलिटी तो नहीं थी ना सवाल में, ठीक है। तो चलो करंट एसेट्स को इधर कर देते हैं, पहले पे करंट लायबिलिटीज बाद में, पहले आ जो करंट एसेट गया। और यहाँ पे हमने क्या लिखा, स्टेशनरी, इनफ है स्टेशनरी लिखना भी, लेकिन स्टेशनरी स्टॉक लिख दो, कितना 15 अपने लिए, कॉम के लिए, ठीक है। स्टेशनरी स्टॉक या स्टेशनरी इन्वेंट्री, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, जो मर्जी लिख लो, बस करंट एसेट में लिख दिया तो सिर्फ स्टेशनरी लिख देने से पता लग जाएगा कि ये आपने एक्सपेंस नहीं बनाया, ये आपने एसेट्स में रखा हुआ जी। चलें आगे, नेक्स्ट रेंट 900 का है। अगर नीचे कोई एडजस्टमेंट ना हो ना तो चुप करके ये 900 उठाएंगे और इधर मारेंगे। ट्रायल के अंदर पड़ी हुई फिगर की तो सिंगल एंट्री होती है। आप ज़हन बना रहा हूँ अगली ट्रायल वाले टाइप्स की बात करने के लिए, ठीक है ना। अगर ट्रायल में 900 का रेंट लिखा हुआ है और अदर इंफॉर्मेशन चुप है, तो मतलब जो रेंट था वही पे हुआ, ना कम ना ज्यादा। नॉर्मल असम्पशन तो यही है ना, असम्पशन क्या है, पक्की बात है, वो उन्हें एडजस्टमेंट तो बता देता, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ट्रायल में फिगर गिवन हो और अदर इंफॉर्मेशन उसके बारे में कुछ ना बताए, तो जो एक्सपेंस था वही पेड, कोई एक्रूवल की एडजस्टमेंट
नहीं करनी पड़ेगी, कोई पेबल कोई प्रीपेमेंट नहीं है इसमें। ओके क्वेश्चन चलें तो फिर, लेकिन मसला क्या हुआ पहले पढ़ा था, और वो कहता है 900 तो रेंट पे किया है, कहता है रेंट ऑफ 300 फॉर द लास्ट 3 months ऑफ 13 ओ हैड नॉट बीन पेड एंड नो एंट्री हैज बीन मेड। तो हम कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। इसका मतलब हम लेजर बनाएंगे, ठीक है, लेजर का नाम रखेंगे रेंट एक्सपेंस का लेजर। बस अपने रूल्स को पकड़े रखो, ठीक है। स्टेप 1 ओपनिंग लिखना है, ओपनिंग है ही नहीं, नजर नहीं आ रहा था आपको, आपने जीरो ज्यूम किया, मैंने डेट लिख दी, मैंने कहा जान छुड़ाओ, बिजनेस ही अगर 1 जनवरी को शुरू हो रहा है तो ओपनिंग तो होगा ही नहीं, ठीक है। स्टेप 2 वी विल रिकॉर्ड कैश। अब ट्रायल गिवन है तो कैश पेड की फिगर ट्रायल में आ रही है 900, अब कैश है तो एक्सपेंस के लेजर में डेबिट साइड। अब एक बार सोच के आपने लिख लिया सवाल में, तो अगली बार फिर तेजी से भी लिख सकते हैं, जब पर्चा कर रहे होंगे तो गलती के चांसेस नहीं होंगे। मुझे पता है आपको हंसी आ रही है इस बात पे, हाँ, हम कैश गलत साइड पे लिख सकते हैं, आप ही गलती करोगे, टेस्ट के अंदर भी नजर आएगी फिर जब टेस्ट से याद आया मैं तो एक्रूवल का सवाल ही टेस्ट में डालना भूल गया। भाई टेस्ट किसी बच्चे ने दे लिया है? कितने बच्चों ने दिया टेस्ट? ये जान के कर रहे हैं, फ्रॉड लगा रहे हैं? ओह नो। लेकिन इससे एक नुकसान हुआ है, टेस्ट मुश्किल हो गया। आसान सा सवाल होना था, आपकी मर्जी है, चेंज करना है आप चेंज नहीं हो सकता, बहुत मैं समझता है। 15 बच्चों ने दे लिया टेस्ट, हाइब्रिड में से किसने दे लिया टेस्ट? कैसा था टेस्ट? इजी था मुश्किल था? हो चलें जी ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट टेस्ट में एक्रूवल डाल लेंगे। एक्रूवल कहीं भागा जा रहा है? असल में यार कुछ मैं मजाक कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था। कुछ बच्चों ने कहा था कि ना डालिएगा एक्रूवल, क्या लगता है आपको, मैंने उनकी बात मानी है या मैं सचमुच भूल गया हूँ? वैसे तो अनु भी उम्मीद नहीं कि मैं गल नहीं सी मानी उन्हें भी, मैं सचमुच भूल गया हूँ। अच्छा जी चलें, कोई नहीं, नेक्स्ट टेस्ट में इंशाल्लाह एक्रूवल आएगा और पूरी आबोताब के साथ आएगा फिर, ठीक है। ओके जी सॉरी, वापस आए, एकदम से ना बस दिमाग उस तरफ चला गया। चलें खैर, वो मैंने जब कहा ना कि टेस्ट में आपकी गलती नज़र आएगी, तो फ़ौरन मुझे याद आया टेस्ट में तो इनकी गलती करवाई नहीं मैंने, ये वाली। चलो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीक के अंदर। ओके जी चलें, वापस आए। बस जो मुझे दुख लगना था, गम आना था, वो आ चुका, आप लोगों को खुशी मिल गई। अब आप MCQs हैं तकरीबन 10 नंबर के। अच्छा भाई ठीक है, मुझे पता था। नोट का सवाल भी है 17 नंबर का। शुएब अख्तर जी बन जाएंगे आप वो सवाल करते हुए। ओके जी सुने चले वापस आए। टाइम बेटा 1.8 से मल्टीप्लाई किया था मैंने, 30 मार्क्स का सवाल था तो 54 बनते थे, मैंने 55 किए, 5 मिनट मैंने एक्स्ट्रा दिए रीडिंग टाइम के। 1 घंटे के अंदर वो टेस्ट आप कर सकते हैं, 30 नंबर का टेस्ट, ठीक है। 30 नंबर का टेस्ट 1 घंटा मोर देन इनफ है। अब प्लीज मैं पढ़ा लूं, मैंने बहुत सारा काम करवाना है आज जी। रेंट टैक्स जी फरमाएं जी, नहीं फरमाएं फिर जी। एक्सपेंस पेमेंट की फिगर डेबिट साइड पे, रेंट एक्सपेंस डेबिट, तो इस तरफ कैश नहीं आना है, लेकिन ये डबल एंट्री नहीं कर रहे, प्लीज चुप कर दें बस। ये ट्रायल से हमने फिगर उठाई है जी, कितना 900, और वो कहता है 900 तो पेड है, 900 तो पेड है, लेकिन आखिरी 3 महीनों का, 13 के आखिरी 3 महीनों का अभी हमने पे नहीं किया। अगली बात वो कह रहे हैं एंट्री भी नहीं की, वो तो हम कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो कितना पेएबल है? आखिरी 3 महीने का अगर पे नहीं हुआ तो पेएबल है ना, कितना है 300। अब क्लोजिंग पेएबल है तो इस तरफ आ जाएगा, सॉरी बताते रहना मुझे। क्लोजिंग बैलेंस कितना 300, और स्टेप 4 और नीचे डबल लाइन शाइन लगा लेना जी। लवाजमात ना आपने खुद पूरे करने हैं। अगर लेजर रिक्वायरमेंट में है तो मुझसे न एक्सपेक्ट करो कि मैं पहली दफ़ा 10 दफ़ा तो बता चुका हूँ, रुपीज़ लिखना आपका काम, नीचे टोटल का कॉलम। अगर लेजर रिक्वायर्ड हो, जो कि बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है यहाँ पे आके,
तो लेजर नॉर्मली वर्किंग में ही हो रहा होता है, ठीक है ना, तो ऐसे ही करना, अनलेस के वो लेजर रिक्वायर कर ले किसी जगह पे जाके, तो फिर रिक्वायरमेंट अगर लेजर होगी तो फिर लवाजमात पूरे खुद ही कर लेना। ओके जी। रेंट एक्सपेंस बैलेंसिंग फिगर है, P&L में है, 1200 है और कहानी खत्म है। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएगा? 300 नहीं, अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर है एक्सपेंस की। अब देखो समझ भी आ रहा है, 900 पेमेंट हुई थी, लेकिन वो कह रहा है आखिरी 3 महीनों का पे नहीं हुआ, तो क्या रिकॉर्ड भी ना करें? यार क्या देखते रहते हो तुम लोग यहाँ पे, क्या बातें लिख लिख के करते हो? लिख लिख के तो बातें नहीं करते तुम। ओके, छापा पड़ सकता है किसी पे भी, हाइब्रिड वाले भी जाग जाएं अब। जी 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 जी। रेंट एक्सपेंस डेबिट, वो सॉरी कितने से? 1200 से। असल में वो मैं डेबिट बोल गया हूँ, क्लोजिंग एंट्री तो यही होती है ना, लेकिन छोड़ो, आपने क्या बस लिख देना है, लेजर्स को क्लोज कर रहे हैं आप जी। और ओ कितने एसेट्स आए थे? मेरी बूटी तो लगवाओ, मैं बोर्ड पे गंद ना बचे। 3-4 चलो छोड़ देते हैं जी। करंट लायबिलिटीज में रेंट पेएबल, रेंट पेएबल लिख लूं पहले मैं 300, कोई मसला, क्वेश्चन, परेशानी? हाँ जी। नहीं, वो कह रहा है पेएबल है, एंट्री करेंगे तो पेएबल की करेंगे ना, पेड की तो नहीं कर सकते। और मैंने एंट्री पेएबल की है, किसी को बताना नहीं, लेकिन किसी को बताना नहीं। रेंट एक्सपेंस का लेजर हो रहा है डेबिट और रेंट पेएबल बैलेंस शीट के अंदर हो रहा है क्रेडिट, ठीक है। मैंने डायरेक्ट भी तरीका सिखाया था, वो ये था कि ट्रायल वाले 900 अनएडजस्टेड को पकड़ो और वो कह रहे हैं 300 पेएबल है, मतलब पे नहीं किया और रिकॉर्ड भी नहीं किया, तो रिकॉर्ड भी करो, पे तो नहीं कर सकते। प्लस 300 किया तो ये रेंट एक्सपेंस डेबिट और ये रेंट पेएबल, वही काम हुआ पड़ा है। ये किसी को बताना नहीं, लेकिन अभी मैं एंड में बताता होता हूँ कि ये एंट्रीज वही हो रही हैं जो एक्रूवल प्रीपेमेंट्स की हैं। फिलहाल तो ये मैकेनिज्म हमारा ऑटोमेटिकली ये एंट्री कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ये जी रेट्स है। रेट्स क्या होता है? टैक्स पढ़ लिया आप लोगों ने? पढ़ना शुरू कर दिया है? सबसे पहली डेफिनेशन होती है एवरी टैक्स रेट सेस, वो टैक्सेस के डिफरेंट नाम हैं, सेस को भी टैक्स, रेट को, ये रेट क्या है? टैक्स एक्सपेंस है, सिंपल, ठीक है। बाहर के मुल्कों में टैक्स एक्सपेंस का नाम रेट्स भी रखा जाता है। इधर आगे आ जाए बेटा, 4th रो में, 3rd रो में, बाजी इधर आगे आ जाए, इधर आगे। अच्छा नहीं, उन्होंने कोई गल करके तो फिर जाना है। अच्छा जी बेटा अब आ गए तो पढ़ लो, कोई नहीं, अकाउंटिंग भी खैर। मुझे ऐसे लगता है कुछ साजिश हो रही है मेरे खिलाफ, या अल्लाह खैर। अच्छा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, पागल खानों, वो कह रहा है रेट्स हैं 380 के पेड। पेड कैसे? ट्रायल में आ रहे हैं, अभी तो हमें पता ही नहीं ना दूसरी तरह का ट्रायल भी कोई होता है, तो ट्रायल में पेड की फिगर पड़ी है। और पॉइंट 3 में कहता है ऑफ द रेट्स, रेट्स में से 280 वाज फॉर द ईयर। अब इसके तो 2 हिस्से कर दिए, 280 वाज फॉर द ईयर, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। इसका मतलब क्या होता है? ये जो ऐसे जुमला लिखा होता है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च का मतलब वो साल जो 31 मार्च तक है, 14 तक, यानी वो साल जो 31 मार्च 14 पे खत्म हो रहा है, तो शुरू कब हो रहा होगा? 1 अप्रैल 13 पे। इसका मतलब ये होता है, एक्रूअल के टॉपिक में ये बहुत ज्यादा आएगी बात आपके सामने कि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 14 का मतलब क्या होता है? 1 अप्रैल 13 से साल शुरू होकर 31 मार्च 14 पे खत्म हुआ, इसका मतलब। और अगर लिख दे फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 मार्च 14 यहाँ लिखा होता, तो इसका मतलब क्या होता? वो 6 महीने जो 31 मार्च 14 पे रुक रहे हैं, तो वो फिर शुरू कब हो रहे होते? 1 अक्टूबर को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 3 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च 14, तो इसका मतलब वो 3 महीने जो 31 मार्च पे एंड हो रहे हैं, तो ये एक्रूअल की एडजस्टमेंट आया करती है ऐसे, ठीक है। तो भाई वो कह रहा है 280 के बारे में कि ये तो हैं 1 अप्रैल 13 से 31 मार्च 14 तक, और हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 13 पे। इसका मतलब इसमें से
3 महीने ऐसे हैं, इस 280 में से 3 महीने ऐसे हैं जिसका अभी फ़ायदा हमने लेना नहीं है, बल्कि वो अगले साल में फ़ायदा मिलेगा हमें इस खर्चे का, वो क्लोजिंग में क्या है, प्रीपेड। अब अगली बात, नॉर्मली सवाल चुप होता था बाकी के 100 के बारे में, तो मैंने उसके बारे में आपको कंफर्टेबल कर दिया हुआ है कि अगर सवाल इस बारे में चुप हो तो ये अज्यूम कर लेना कि ये अगर 1 अप्रैल से ऑनवर्ड्स का मामला है तो फिर जनवरी फरवरी मार्च भी तो इस साल के हैं, तो ये खर्चा उसी से रिलेट करता होगा। लेकिन उसने आपके अजम्पशन पे नहीं छोड़ा, उसने खुद बता दिया रिमेनिंग 100 वाज फॉर द 3 मंथ्स एंडेड 31 मार्च 13। वो 3 महीने जो 31 मार्च 13 पे खत्म हो रहे हैं, मतलब पहले 3 महीने जो बच गए थे, ये उससे रिलेट करता है। ये उसने लिख के मेहरबानी की, ना भी लिखता हम यही अज्यूम करते, यही करवाया था आपको सवाल में। ये बात समझ आती है, पढ़ लो जरा। असल में वो कुछ इस तरह की कहानी कर रहा है, मतलब अगर मैं इसको रेट्स ना कहूं, फॉर इंस्टेंस मैं इसको इंश्योरेंस की तरह से कह लूं, जैसे मैंने आपको कहा था, तो ये लोग गए 1 जनवरी पर इंश्योरेंस कंपनी वालों के पास और कहने लगे भाईजान हमें ना आप, ये गए खड़े, हमें आप इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे करते हैं, पूरे साल का इंश्योरेंस कवर दे दें। इंश्योरेंस वालों ने कहा भाईजान हमारा साल 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला है, हम हर बंदे के हिसाब से साल नहीं बनाते, आपको पूरे साल की पॉलिसी तो मिलेगी 1 अप्रैल 13 से, और फिर वो पॉलिसी आपकी चूंकि पूरे साल की होगी तो वो चलती चली जाएगी 31 मार्च 2014 तक, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल हमारे पास आपके लिए पूरे साल की इंश्योरेंस नहीं है। आप ऐसा करें, फिलहाल आप ये जो 3 महीने हैं ना, सिर्फ इनके हमें पैसे दे दें, हम आपसे 100 रुपये में ये 3 महीने का आपको कवर दे देते हैं। मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है ना, वैसे तो ये रेट्स हैं, लेकिन मैंने समझाई थी ना एक बात। तो ये 3 महीनों के 100 हैं और अगले साल के 280 हैं। अब ये 100 तो पूरा इसी साल से रिलेट करता है, लेकिन 280 में से 3 महीने हमारे साल की रेंज को काट के आगे जा रहे हैं, तो क्लोजिंग में क्या है, ये प्रीपेड। अब ऐसे अलग सोचने की भी जरूरत नहीं है, हमारा मैकेनिज्म ही ऐसा है कि ऑटोमेटिकली ये 100 का एक्सपेंस और 280 में से भी 9 महीने का एक्सपेंस पूरा रिकॉर्ड होगा, सिर्फ 3 महीने प्री पेमेंट में जाएंगे, ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, वही तरतीब सवाल की। सबसे पहले वी विल राइट ओपनिंग, है नहीं। दूसरा वी विल रिकॉर्ड कैश, लेजर का नाम तो बता दो, रेट्स एक्सपेंस। इनकम की जो एक्रूवल की प्रैक्टिस है ना, वो एनपीओ के टॉपिक में ज़्यादा होगी, वैसे एक्सपेंस ज़्यादा यूज़ होता है करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक में भी और कैश फ्लो के टॉपिक में भी। ज़्यादा एक्सपेंस के लेजर आप बनाया करेंगे, लेजर ही बनाया करेंगे, जैसे ये लेजर बना रहे हैं ना, आगे पूरे सिलेबस में ऐसे ही लेजर बनाएंगे जब कभी एक्रूवल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अच्छा, तो रेट एक्सपेंस है, ओपनिंग कोई है नहीं। नंबर 2 पे कैश रिकॉर्ड करना है, ट्रायल में कैश पेड की फिगर है 380, ठीक है, पूरा 380 रिकॉर्ड करेंगे हम, 280 100 को मत अलग अलग करो। 380 की एंट्री होगी रेट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, तो कैश इस तरफ आना है, लेकिन डबल एंट्री नहीं है, ये तो सिर्फ ट्रायल से उठाकर लिखा है, डबल एंट्री तो होकर यहाँ पे चीज़ पहुँचती है, ठीक है। ट्रायल में कितना 380, उसके बाद कहता है इस 380 में से 280 पूरे साल का है, और वो साल भी हमारे साल से 3 महीने आगे तक का है, तो इसका मतलब हमारे साल के एंड पर 3 महीने क्या होंगे क्लोजिंग में, प्रीपेड। और क्लोजिंग प्रीपेड आता है इस तरफ। अच्छा सॉरी, भूल जाता है बंदा, बशर हूं, क्या हो गया है। 280 कितने अरसे का है, 12 महीनों का, डिवाइड बाय 12 करेंगे, पर मंथ आ जाएगा, कितने महीने प्रीपेड हैं जी, ठीक है जी। स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4, बैलेंसिंग फिगर जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएगी, बोलो 310 रेट एक्सपेंस बैलेंसिंग फिगर पीएनएल वाली, ठीक है, हो गया काम। लेकिन वैसे चेक करते हैं 280 में से 3 महीने कह रहे हैं हम प्री पेमेंट है, बाकी 9 महीने एक्सपेंस है, तो 280 को 9/12 करो, यानी 280 डिवाइड बाय 12 इंटू 9 करो, बनता कितना है 9 महीने का, करके देखो टार्जन जी। 210 इन 9 महीनों का एक्सपेंस, और 100 उसने कहा अलग से जो पहले 3 का है, तो टोटल कितना बनता है 310, तो ऑटोमेटिकली वो 310 निकला है, ये सोचने की हमें जरूरत नहीं पड़ी।
ठीक है ना। तो 100 के बारे में उसने खुद बता दिया, ना भी बताता तो मैंने आपको कल जो सवाल करवाया था इंश्योरेंस वाला, उसमें कहा था कि बस ठीक है अज्यूम करो पहले वाले 3 महीनों का होगा, ओपनिंग नहीं अज्यूम करना खुद से, अनलेस कि वो कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन ना दे आपको। ओके सही है। तो रेट एक्सपेंस, ये किसी को कोई वाइब्रेशन पे लगा हुआ है बच्चा जी, 310 रेट्स एक्सपेंस। अब बार बार वो शुरू करता है, आदत होती है ना, कोई लोग ऐसे लाते रहते हैं, मूवी ला रहा होगा तो साथ साथ वो आवाज़ आ रही थी, तो अब नहीं, अब 1-2 बार हुई है कोशिश, दोबारा फिर उसने कहा हो सर फिर सुनेंगे, कहेंगे वाइब्रेशन पे लगा हुआ है जी। रेट एक्सपेंस और क्लोजिंग में प्री पेमेंट है या पेएबल है? टैक्स है, पेएबल भी हो सकता है, प्रीपेड भी हो सकता है, लेकिन यहां पर प्रीपेड है। इधर सॉरी इधर, अच्छा प्रीपेड रेट्स, फिर वाइब्रेशन पे लग गया बच्चा जी। कितना? 70। नेक्स्ट है जी रोशनी और गर्मी। पेड की फिगर ट्रायल में है और पॉइंट 4 में कहता है फ्यूल हैज बीन डिलीवर्ड ऑन 18 दिसंबर 13, हमारे साल में डिलीवर हो गया एट अ कॉस्ट ऑफ 15 एंड हैज बीन कंज्यूम्ड भी हो गया बिफोर ईयर एंड। फ्यूल आया 15 का, कंज्यूम भी हो गया। नो इनवॉइस हैज बीन रिसीव्ड फॉर 15 इन 2013 एंड नो एंट्री हैज बीन मेड इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस। तो क्या ख्याल है फिर, इस पेड में तो पड़ा होगा ना वो इनवॉइस ही नहीं आई। ये इनवॉइस का मतलब वैसे यही होता है, अगर लिखा हो ना कभी सवाल के अंदर कि इनवॉइस रिसीव हो गई है, चुप हो तो हम यही अज्यूम करते हैं कि फिर पेएबल क्रेडिट की ट्रांजैक्शन होती है ये। अगर कैश पे हुआ होता ना तो बच्चों अकाउंटेंट कैश की एंट्री कभी भूलता ही नहीं है। करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक में जाके आपको पढ़ाऊंगा। कैश एक ऐसी चीज है जिसकी अकाउंटेंट एंट्री भूलता नहीं है। कैश आया तो कैश डेबिट करेगा, कैश गया तो कैश क्रेडिट करेगा, बाकी भावें जेड़ा चंद चढ़ा दे नाल। डेबिट कैश सही कर लिया, क्रेडिट पता नहीं क्या तबाह दे, एंट्री तबाह, देखेंगे जाके करेक्शन ऑफ एरर में। कैश सही क्रेडिट कर दिया, डेबिट तबाह दे। कैश को नहीं भूलता वो। अगर वो ऐसा होगा तो सवाल खुद बताएगा, जो कि मुझे नहीं याद, शायद 7 साल में मुझे एक सवाल कोई इंट्रो का याद पड़ता है, जब इंट्रो पढ़ाया करता था वहां पे शायद कोई एक सवाल ऐसा था जिसके अंदर कैश की गलती थी, उसने खुद बता दी थी कि कैश में भी ये गलती उससे हो गई रिकॉर्डिंग करते, वो भी बैंक वाला कैश में, कैश वाला बैंक में, डिस्काउंट वाला, इस तरह करके ना, वो आप बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जो पढ़ते हैं वहां पे शायद कोई ऐसा था। मतलब कैश की गलती अकाउंटेंट नहीं करता, खुद से अज्यूम नहीं करनी। अगर पेड होता तो रिकॉर्डेड ना होता, ये हो नहीं सकता, ठीक है। और वैसे भी जनरल बात कर रहा हूं, इनवॉइस आई नहीं तो रिकॉर्डिंग कहां से होनी है, पेमेंट तो फिर अगली बात है, ठीक है। तो ये 15 क्या है? पेएबल। 15 क्या है? पेएबल। रिकॉर्डेड भी नहीं है और है भी लायबिलिटी, लेकिन हमारा मैकेनिज्म ऐसा है कि हम अपना काम करेंगे, रिकॉर्ड भी हो जाएगा और सारा काम बेहतरीन, एक्सपेंस भी सही हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट करना होगा डायरेक्ट भी करा दूंगा, लेकिन फिलहाल अपनी तरतीब पे चलते हैं। तो हीटिंग एंड लाइटिंग है, लाइटिंग एंड हीटिंग है। एंड वालों को फिर नजर ही नहीं आता। वैसे यहां पे मैंने कुछ करना तो है नहीं, हाँ सही है जी बच्चों। रोशनी एंड गर्मी का एक्सपेंस, लाइटिंग, लाइटनिंग, लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंस। स्टेप 1 ओपनिंग लिखेंगे, है नहीं। स्टेप 2 कैश लिखेंगे, ट्रायल में पड़ा है, ट्रायल में 590। एक्सपेंस के लेजर में कैश डेबिट साइड पे आता है, हमें ट्रायल से मिला है, डबल एंट्री नहीं कर रहे, सिर्फ ट्रायल से उठा के इसको लिख रहे हैं। उसके बाद क्लोजिंग कैलकुलेट करते हैं। उन्होंने कहा कैलकुलेट ना करो, हम बताते हैं, इधर आए ना। हमने कहा हाँ जी बताएं। कहता है फ्यूल डिलीवर भी हो गया 15,000 का, इस्तेमाल भी हो गया
कोई इनवॉइस नहीं आई और कोई एंट्री भी नहीं हुई। हमने कहा इसका मतलब तो ये रिकॉर्डेड भी नहीं है और पेड तो फिर हो ही नहीं सकता। इनवॉइस नहीं आई है, पेड होता तो ट्रायल में पड़ा होता, फिर रिकॉर्डेड लाजमी होता। अब क्लोजिंग में ये 15,000 रुपये का फ्यूल मैं पेबल रिकॉर्ड करूं या पेड रिकॉर्ड करूं? पेबल है भाई, पेबल है तो पेबल इस तरफ आता है क्लोजिंग। अच्छा इधर जज्बे से नहीं बोले, तो ठंडे ठंडे बोले हो, मतलब इधर तो नहीं आ सकते, पेबल हमेशा इधर ऐसे बोले। मतलब मुझे लगा शायद आप लोगों को नहीं समझ आई। कैरी डाउन। स्टेप 4 लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंस। बातें ना करो ना यार, तो मैं हेलमेट से ही करूँ। ओके, बाउंसर ही ना लग जाए। 605 बैलेंसिंग P&L। अगर आप गौर फरमाएं तो हमने पहले पूरा काम करें फिर गौर भी फरमा लेते हैं जी। लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। कितना जी? 605 और क्लोजिंग में पेएबल है, लाइटिंग एंड हीटिंग पेएबल 15। अब बेसिकली ना हमने एक्रूवल की एंट्री ही की है। मैंने जैसे पहले थोड़ी देर पहले बताया, अगर आप ये असल में ना एक अप्रोच पे चलना है, मुश्किल से मुश्किल सवाल जिससे हो जाता है। वरना आप कहें कि जी 590 का एक्सपेंस तो बुक्ड था, वो कह रहे हैं जी 15 का रिकॉर्डेड नहीं है, तो हम ट्रायल से उठाते 590 को तो कहते बाकी 15 रिकॉर्डेड नहीं है। एक्रूवल की एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। तो ये 590 605 आ जाता, यहाँ पे 15 भी आ जाता। लेकिन हम एक ही अप्रोच पे चल रहे हैं, तो मैंने इसीलिए कहा था इवन स्टेशनरी का लेजर जब पढ़ा रहा था कि वो ये कह देता ना स्टेशनरी में यहाँ पे कि ये पेएबल है, कुछ रिकॉर्डेड नहीं है, तो वो भी यहाँ लिखते तो ऑटोमेटिकली ये काम हो जाता। ठीक है, डन। आगे चलें, इजाजत है? ओके, को मार्कर और कटो यार। मुक्की नहीं रहा सवाल। नेक्स्ट क्या है जी? इंश्योरेंस 260 70,000 ऑफ द इंश्योरेंस। 260 है टोटल इंश्योरेंस। तो बोलो, इसमें से वो कह रहा है 70,000 ऑफ द इंश्योरेंस पेड वॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस कवर फॉर द ईयर 2014। अच्छा, अलग अलग नहीं किया उसने, उसने बेसिकली क्लोजिंग प्री पेड बता दिया। तो इतना आसान सवाल था यार जी। इंश्योरेंस एक्सपेंस शोरो और शोरो, इंश्योरेंस एक्सपेंस ओपनिंग, शोरे नहीं समझते, शोरे शोरे हो वो वाले जी। ओपनिंग आएगा कोई? ओपनिंग नहीं है। कैश पे करना है, कैश पे करना है, पेड है तो रिकॉर्ड तो करना है, रिकॉर्डेड भी है तो यहां पे तो लिखना है, कुछ तो करो जी। ट्रायल से पेड की फिगर निकलेगी कितनी है? 260। एक्सपेंस का लेजर है, ये इस तरह से हम लिख लेते हैं ताकि पता लगे। कैश किस तरफ आएगा? डेबिट साइड पर। कितना? 60। 90 नहीं था? अच्छा 90 को और। ओके, नाउ स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड, वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग। उन्होंने कहा जी कैलकुलेट ना करो, हम बताते हैं कि ₹70 ऑफ द इंश्योरेंस पेड, ऊपर पेड पड़ा है, ट्रायल में पेड होता है, ठीक है, वॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ अगला साल 2014। तो फिर क्लोजिंग में क्या होगा? वो प्रीपेड तो इस तरफ आ जाएगा। सुते बैठे हैं, इधर आ जाएगा तो बताओ ना जी कितना। और बैलेंसिंग फिगर इंश्योरेंस एक्सपेंस। ये आज का दिन और कल का दिन लगाना जो है, ये तकलीफ खत्म होती है रोजाना की। यहाँ पे ना टाइम लगाएं तो फिर हर दफा जब एडजस्टमेंट आती है हर दफा तकलीफ होती है। तो मैं 2 बार ये तकलीफ एक ही बार 2 दिन लगाकर झेल लेता होता हूँ ताकि आगे सुकून रहे जी। 190 पूरा इंश्योरेंस एक्सपेंस 190 और इंश्योरेंस प्रीपेड। कभी सीधा भी मैं बोल देता होता हूँ। अच्छा
प्रीपेड इंश्योरेंस। अच्छा ये शरीफ आदमी बना होता है बस, चलो मैं जब इधर देख रहा होता हूँ। प्रीपेड इंश्योरेंस, टाइम मुंह से बोल के क्यों देख रहे हो, आंखों से चुप करके भी देख सकते थे। प्रीपेड रेट कितना था, ये भी 70। सुभान अल्लाह, दोनों भाई भाई। नेक्स्ट, वेजेस एंड सैलरीज 2970, ट्रायल वाली पेड की फिगर है, लिखते हैं पहले। वेजेस एंड सैलरीज, एक्सपेंस होता है ये भी। ओपनिंग है नहीं, सवाल चुप था लेकिन मैंने उसको बोलवा के कह दिया नहीं है, ठीक है। दूसरा स्टेप, कैश रिकॉर्ड करना है। ट्रायल में कैश पेड की फिगर नज़र आ रही है 2970। एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, तो कैश की फिगर डेबिट साइड पे आती है। स्टेप 3, क्लोजिंग कैलकुलेट करना है। सवाल ने कहा नथिंग वॉज गोइंग टू एम्प्लॉयज फॉर वेजेस एंड सैलरीज एट द क्लोज ऑफ 2013। हम मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले दे देते हैं। अगर 31 दिसंबर ईयर एंड है तो 31 दिसंबर की शाम को घर जाते हुए तनख्वाह लेके जाते हैं। हमने 1 जनवरी 14 भी कभी नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए नथिंग इज ओइंग मतलब नथिंग इज पेएबल एंड नथिंग इज प्रीपेड, मतलब जो एक्सपेंस था वही सारे का सारा पेड हो गया, यानी क्लोजिंग में कुछ नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर वही आएगी। बैलेंसिंग P&L, तो वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस कितना 2970। ना कोई एडवांस में सैलरी दी हुई है एम्प्लॉयज़ को, ना कुछ पेएबल है। ये एक्सट्रैक्ट्स भी बन गए, इसको बना लेना सोल्यूशन में। आई थिंक नहीं बने, सोल्यूशन ही नहीं है। चलो पिक्चर ले लो जी। जी बेटा, ओके सर, तस्वीर खराब हो जाएगी हमारी। नो स्टूडेंट, क्या क्या अलग अलग बने हैं? अलग अलग बने हैं? किस चीज के अलग अलग? हर एडजस्टमेंट के अलग? पागल हो गया। एक बिजनेस था, उसका एक ट्रायल था, उसकी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी, ठीक है। अलग अलग नहीं बनाना, इसलिए तो ये सवाल दिया है। इकट्ठा जी, घर जाके इकट्ठा कर लेना आप। ये वाला बेटा वो ऑटोमेटिकली होगी ना बेटा। 100 रुपए की एंट्री थी, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट हो गई। 280 की एंट्री भी हमने कर दी, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन हमने कहा हो इसमें से 70 तो एक्सपेंस बनना ही नहीं था, तो एक्सपेंस क्रेडिट और प्रीपेमेंट डेबिट कर दिया। ऐसे भी समझ सकते हैं। नहीं, एक्सट्रैक्ट्स में नहीं टोटल करना, बैलेंस शीट टैली नहीं होगी तुम्हारी। ना कैपिटल, ना कैश, ना डेटर, ना क्रेडिटर, ना पता नहीं क्या कुछ रहता है अभी, ना प्रॉफिट की फिगर निकली हुई है, ना सेल्स, ना परचेजेस वगैरह कुछ नहीं है भाई, एक्सट्रैक्ट्स हैं जी। जी बेटा, क्यों? हाँ 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 हाँ, क्योंकि मंडे को शायद स्पोर्ट्स डे हो, फाइनल हो जाता है, तो देखें जी, आप लोगों के पास ऑप्शन हमेशा से रहा है, जिसने ना आना हो भावें ना आए, क्लास होनी है तो होनी है। संडे बिल्कुल नहीं अपलोड करूंगा, तशरीफ ले आइएगा सारे, कोई अपलोडिंग नहीं है, क्लास में तशरीफ लेके आइएगा सारे। एक नॉर्मल वर्किंग डे है, दिन इधर से उधर किया, क्या तकलीफ है आप लोगों को?
तो घर बेटा मंडे को चले जाओ, ये ऑफर नहीं है, चुप कर जाओ, तुम अब जागे हो, हमने लड़ाई खत्म कर ली, कहता संडे ऑन है, हीर कुड़ी सी मुंडा, तुम करो एहतजाज, निकल जाओ क्लास से बाहर चलो, प्लीज चुप करें जी। बेटा सवाल था आपका, वेको विच रह गया सवाल पढ़ने वाले बच्चों का ना, अभी नहीं, अभी सीखें। हाँ एक जगह सिर्फ ये सहूलत आएगी पूरे सिलेबस में, जब मैं कैश फ्लो करा रहा हूँ डायरेक्ट मेथड से, तो सारे एक्सपेंसेस को दुनिया जान के एक लेजर में डालेंगे, तो वहाँ पे सिर्फ ये काम करेंगे हम, वहाँ पे प्रीपेड पेबल सारे ही एक में जाएंगे, सिर्फ प्रीपेड इकट्ठे नहीं करेंगे, फिर अलग अलग ही रखना है बेटा, अलग अलग ही होते हैं, अलग अलग ही होते हैं। रेंट एक्सपेंस और सैलरी एक्सपेंस का लेजर कैसे इकट्ठा बना सकते हैं आप? आपसे सेठ साहब ने पूछना है, हाँ भाई कितनी सैलरी बनी, आप कहोगे जी ठहर जाए मैं ज़रा सारे एक्सपेंसेस में से सैलरी अलग कर लूँ, फिर कर लिया आपने अकाउंटिंग अलग अलग। चलें आगे। अच्छा जी, अब ये सवाल कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया? ये आसान था, बस इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान क्या रखना था, स्टेप्स वही फॉलो करने थे। प्लीज ओपनिंग लिखना है, फिर कैश रिकॉर्ड करना है। अब कैश रिकॉर्ड करते हुए देखो, जनवरी से जून तक 500 पर मंथ किराया था, फिर आगे बढ़ गया, फिर आगे बढ़ गया, ऐसे किराया बढ़ता रहा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ था जनवरी से जून तक का किराया 30 जून को पे हुआ, एंड सो ऑन, ठीक है। इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को कल दे दूंगा, लेकिन कल तब दूंगा जब इनकम, कल या परसों, मतलब अब वैसे मैं अभी इनकम करवाने लगा हूँ, तो इसी सवाल को आपने जब ऑपोजिट तरीके से करना है, बल्कि रहने दो, ठीक है, ऐसे ठीक है, इसका मैं सोल्यूशन दे दूंगा कल आपको, ठीक है। अच्छा, अब दो बातें हैं। पहली बात, लोन की एडजस्टमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अभी थोड़े दिन में अगर मैंने शुरू कर दिया बोरिंग कॉस्ट, तो सबसे पहले वही यूज़ होना है, लोन, उसका इंटरेस्ट वगैरह, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट ग्रांट भी शुरू करेंगे तो उसमें भी गवर्नमेंट ग्रांट जो होती है वो भी लाइबिलिटी की तरह से बिहेव कर रही होती है, तो उसको भी हमने देखना है। आप पार्ट 2 शुरू कर लें भाई, पहले आप